हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, ऐसे कारणों को पहचान कीजिए जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया। वन नीतियाँ, आर्थिक परिवर्तन, जलवायु की स्थितियाँ, राज्य द्वारा राजनीतिक बल। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो आपके आदिवासी समूहों के लोग हैं उनको किन कारकों ने वहाँ की जीवन शैली को प्रभावित करके उनकी जो आजीविका की जो पद्धतियाँ थीं उनको प्रभावित करके मजदूर बनने के लिए विवश किया है। तो वो कौन से कारक हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला कारक है वन नीतियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन कानून भी लागू किए गए हैं जिनके जरिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के बिल्कुल अधीन हैं, तो उनमें ये लोग नहीं आ जा सकते हैं। वन कानूनों के अलावा जो वन्यजीव संरक्षण वाले जो कानून हैं उन्होंने भी कुछ क्षेत्रों को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, तो वहाँ पर भी इन समुदायों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। देखिए, जो आदिवासी समूहों के लोग थे ये सदियों से जो आपके समाज है, बाहरी समाज है, उससे कटे रहे थे। ये लोग, इनकी अपनी अलग एक पद्धति थी, अलग एक जीवन शैली थी, और इसकी जो जीवन शैली थी उसमें रुपये का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। यानी कि रुपये पैसे का इनके यहाँ पे ज़्यादा महत्व नहीं था। ये लोग वस्तु विनिमय करते थे। लेकिन जब इन्होंने भारी समाज से संपर्क स्थापित किया है, और भारी समाज में आप लोग जानते हैं हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, उसका मूल्य होता है, तो कहीं ना कहीं जो बाहर का जो परिवेश है उस परिवेश ने इनको प्रभावित किया। बाहर के परिवेश को देखते हुए इन्हें भी लगने लगा कि हमारे हाथ में भी पैसा होना चाहिए ताकि हम जो अन्य सामान है उसको खरीद सकें। तो कहीं ना कहीं आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। जलवायु की स्थितियाँ इनके लिए इतनी ज़्यादा प्रभावित करने वाली नहीं हैं। इसके अलावा राजनीतिक बल हैं राज्य के, जैसे कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में माइनिंग का आदेश दे दिया, वनों को काटने का आदेश दे दिया। तो इस वजह से भी इनको अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्र को छोड़ना पड़ा है। चूंकि इनके पास कोई शिक्षा तो है नहीं, कोई प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन तो है नहीं कि ये कोई ऊंचे पद पर जा सकें, तो मजबूरी में इन्हें मजदूरों वाला काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है A, B और D। तो आंसर है आपका B वाला, यानी A, B और D। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतर मजदूर, आंगनवाड़ी कर्मी, एक गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला। देखिए, जमींदार के घर काम करती हुई जो खेतर मजदूर है ये कहीं ना कहीं नौकरी कर रही है, तो ये स्वरोजगार तो नहीं है। आंगनवाड़ी कर्मी भी जो है राज्य सरकार के अधीन काम कर रही है, तो ये भी एक नौकर है, नौकरी कर रही है। कोई शिक्षिका विद्यालय में पढ़ा रही है, तो वो भी एक तरह से नौकरी कर रही है। जबकि शहर के बाजार में जो मछली बेचती हुई महिला है, जो कि अपनी खुद की दुकान लगा रही है मछली बेचने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं स्वरोजगार है। तो सही आंसर है आपका D वाला। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे कथन दिया गया है। कथन है, खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, कारण ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं खेतिहर मजदूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि खेती में उन्हें बहुत कम समय के लिए काम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा रहती है और कुछ महीनों में ही केवल काम होता है, बाद बाकी महीने इन्हें खाली बैठना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका कारण गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कृषि मजदूर हैं। खेतिहर मजदूर का मतलब खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, और खेती में साल के 12 महीने रोजगार मिलता नहीं है, केवल कुछ चुनिंदा महीनों में ही रोजगार रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरे साल ये मौसमी जो बेरोजगारी है वो भी झेलते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है C वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कारण या कारणों से ग्रामीण परिवारों से लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है। खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है।
कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं, यानी कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, खुद का व्यापार है और अन्य काम धंधे भी चला रहे हैं, तो इन्हें पलायन करने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। जिसके पास अच्छा खासा धन होगा, अच्छी खासी संपदा होगी, अच्छे खासे रिसोर्स होंगे, तो वो पलायन क्यों करेगा? पलायन वो लोग करेंगे जिनके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, उनको कमाई के लिए जाना पड़ेगा। तो ये संपन्न लोग हैं, यानी बड़े किसान हैं, तो पलायन नहीं करेंगे। वहीं जो खेतिहर मजदूर हैं, चूंकि खेती में मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है, कुछ महीनों ही काम रहता है, बाद बाकी महीने खाली बैठना पड़ता है, तो यहाँ पर खेतिहर मजदूर ऐसे हैं जो कि दूसरों के खेतों पर काम करने के लिए डिपेंड है। तो जब खेती में काम नहीं रहेगा, कुछ महीने इन्हें खाली रहना पड़ेगा, तो ये लोग पलायन करेंगे। बी वाला सही है। तीसरा रीजन ये है, साल के अधिक समय इन्हें काम नहीं मिल पाता, ये बात बिल्कुल सही है। और खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये बी सी डी सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, गिग इकोनॉमी। देखिए, जो आपका प्राथमिक सेक्टर है, ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, यानी इसमें प्राकृतिक से जुड़े काम आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कार्य है, मछली पालना है, पशुपालन है, माइनिंग के कार्य हैं, तो ये सब प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए कार्य हैं। प्राथमिक का मतलब जमीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो खेती का कार्य जो है प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की 55% आबादी जो है वो प्राथमिक कार्यों पर, यानी कि खेती बाड़ी के कार्यों पर डिपेंड करती है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे यहाँ प्रदान करता है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है? आजकल ये वर्ड काफ़ी चल रहा है, गिग इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गिग इकोनॉमी के काम जो है एक स्वतंत्र रूप से काम होते हैं, जैसे टास्क बेस्ड काम है। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया और आपने कुछ दिन काम कर लिया, फिर आप खाली बैठ गए। तो ये क्या है, जो ये गिग इकोनॉमी वाले काम हैं, ये रेगुलर रोजगार नहीं है, टास्क बेस्ड काम है, कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, तो यहाँ पर परमानेंट रोजगार नहीं है, तो इन्हें गिग इकोनॉमी में रखा जाता है। गिग इकोनॉमी जो है तृतीयक क्षेत्र में आती है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उसका आंसर है ए वाला। छठवां प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? खेती, दुग्ध सहकारिता, कॉल सेंटर, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोजगारी खेती में होती है। खेती में केवल कुछ ही महीनों काम रहता है। जब फसल बोई जाती है उस समय काम होता है, जब फसल की कटाई होती है उस समय काम होता है, और बाद बाकी जो बीच में समय है वो खाली रहता है। और बाद में फसल कटने के बाद भी अब खेत खाली पड़े रहते हैं, तब भी इन्हें बेरोजगार बैठना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा मौसमी बेरोजगारी जो है वो खेती में होती है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, साहूकारों से कर्ज उठाना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारे ग्रामीण भारत के जो किसान हैं सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड वाला कारण ये गलत है। देखिए, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचने से इन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, ना कि इनका जीविकोपार्जन असुरक्षित नहीं होता है, बल्कि उसमें सिक्योरिटी आती है। जहाँ सहकारी संस्थाएं होती हैं, जहाँ पर ये अपने उत्पाद बेच पाते हैं, उनसे इन्हें एक रेगुलर आमदनी मिलती है, अच्छी खासी आमदनी मिलती है। तो ये एक कारण नहीं है। कीट हमले में फसल नष्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं इनकी आजीविका पर संकट आ जाता है, ये बात सही है। साहूकारों से ये लोग कर्ज भी उठाते हैं, और कर्ज जो होता है ऊंचे ब्याज दरों पर होता है, तो कहीं ना कहीं कर्ज जो है लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके जीविकोपार्जन पर संकट डालती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए, सी और डी। तो आंसर है आपका सी वाला। आठवां प्रश्न है, कई ग्रामीण परिवारों को उत्तरजीविता के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, इसका क्या अति संभाव्य कारण है? अगर यह उनके काम और आजीविका के स्वरूप में देखा जाए, उनकी खपत अधिक है, वे आलसी हैं और परिश्रमी नहीं हैं, साल के दौरान ऐसी अवधियां भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है, उनके परिवार के सदस्य गांव से बाहर पलायन कर जाते हैं और घर में पैसा नहीं भेजते। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब साल के कुछ ऐसे महीने आते हैं जब काम नहीं होता है और इन्हें अपने डेली के जो भी खर्च हैं या डेली की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना ही करना है, तो ऐसे में इन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सही रीजन है सी वाला। ये साल के दौरान ऐसी अवधियाँ भी आती हैं जब कोई काम उपलब्ध नहीं होता है। तो आंसर है आपका सी। नौवां प्रश्न है, मछुआरे मानसून के दौरान मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते,
यह सुनिश्चित करने के लिए मछलियों की संख्या या आबादी कम ना हो, क्योंकि यह उनके प्रजनन का समय होता है। बड़े जालपोत यानी ट्रॉलर इस अवधि या समय मछलियाँ पकड़ सकते हैं, नाव सुरक्षित रहें। क्या रीजन है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानसून सीजन के दौरान मछलियों का ब्रीडिंग टाइम होता है, उनका प्रजनन का समय होता है, और इसी वजह से ये लोग समुद्र में मछलियों को पकड़ने या उनको मारने नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रीडिंग टाइम में उन्हें ये पकड़ लेंगे या मार देंगे तो पूरे साल के लिए मछलियाँ नहीं बचेंगी, है ना। तो इसलिए ये कुछ दिनों के लिए नहीं जाते हैं। हालांकि सरकार ने भी मछलियों के ब्रीडिंग टाइम में मछलियों को मारना या मछलियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो यहाँ पर आपका सही रीजन है ए वाला। यहाँ पे बी और सी यहाँ पर गलत है, तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला, यानी कि केवल ए। 10वां प्रश्न है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा के अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तयपूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। देखिए, आकस्मिक रोजगार का मतलब है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तभी हम किसी व्यक्ति को काम पर रखेंगे और बाद में उसे हटा देंगे। तो नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, ये आकस्मिक रोजगार है। तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का या ग्राम पंचायत का। देखिए, ये जो अधिनियम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को पहचानने और उत्पन्न करने का जो दायित्व है वो ग्राम पंचायतों का है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब या निर्धन हैं। कारण, गरीब या निर्धनता, संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है। तो आपको यहाँ बताना है कि कथन और कारण क्या सही हैं, क्या मैच करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब या निर्धन है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भेदभाव के प्रमुख कारणों में गरीबी एक मुख्य कारण भी है। और गरीबी क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और संसाधनों की असमानता है। आप लोग देखते हैं कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ के पास ज़मीन ही नहीं है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। 13वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन ए, फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन के 40 रुपये कमाती है। कथन बी, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बड़े किसान हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है, तो ऐसे किसानों को बड़े किसान का दर्जा दिया जाता है। वहीं छोटे किसान, लघु किसान या सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है। अब यहाँ पर जो रामाज्ञा के धान के खेत हैं उसके पास अपनी मिल भी है ना। तो रामाज्ञा कौन है? रामाज्ञा एक यहाँ पर धनी किसान है, एक बड़ा किसान है। राजमोहन जो है ये अपने खेत में भी काम कर, इसके पास ज़मीन भी है और जब इसकी ज़रूरतें ज़मीन से पूरी नहीं होती हैं तो ये रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। तो इसका मतलब क्या है कि राजमोहन जो है कैसा किसान है? एक लघु किसान है। जबकि फूलमती क्या है? फूलमती एक यहाँ पर भूमिहीन मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो इसे किसी ना किसी खेत में काम करना ही करना है। तो यहाँ पर जो भूमिहीन मजदूर है वो फूलवती है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार या चिंता का विषय है? ढुलाई क्षेत्र का बनना, कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, माल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर क्रय विक्रय में कमी आना, कार्य की मौसम अनुसार प्रगति यानी कार्य की उपलब्धता। गांव की जो मुख्य चिंता क्या है कि यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ महीनों ही काम रहता है, बाद बाकी महीने ठलुआ बैठना पड़ता है, खाली बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर
कार्य की मौसम अनुसार प्रगति है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है। हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। हामिद बागान में रबर रोपण करता है। मैंने आपको बताया था प्राथमिक क्षेत्र में भी कार्य आते हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए कार्य होते हैं, जैसे खेती बाड़ी करना है, पशुपालन है, मछली पालन है, या फिर माइनिंग वगैरह के जो कार्य हैं। तो ये सब कार्य किस में आ जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो है विनिर्माण से संबंधित है, यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो राधा जो है फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम कर रही है, यानी ये विनिर्माण में काम कर रही है, द्वितीयक सेक्टर में काम कर रही है, प्राथमिक में नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। सरिता जो है मैनेजर के पद पर कार्य कर रही है, यानी कि ये तृतीयक सेक्टर में है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत है। हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन कर रहा है, यानी सर्विस दे रहा है, तो ये तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। हामिद क्या है? हामिद बागान में रबर रोपण करता है, तो ये प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 16वां प्रश्न है, कथन कृषि मजदूर काम की तलाश में शहरों में प्रवासन करते हैं। कथन आर कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने के कारण कृषि मजदूरी और अल्पकालिक कारखाने में काम करना सरल हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कृषि में पूरे समय इन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो मजबूरी में इन्हें काम की तलाश में शहरों की ओर प्रवासन करना पड़ता है। तो कथन यहाँ सही है। कारखानों की बात करें तो कारखानों में नियमित काम होता है, न कि अल्पकालिक। तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला कथन या कारण है गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कृषि और कारखानों का काम अल्पकालिक होने की वजह से, ये अल्पकालिक नहीं होता है। कृषि का काम तो अल्पकालिक है, जबकि कारखाने परमानेंट चलते हैं। कारखानों में अल्पकाल के लिए काम नहीं होता है, बल्कि लंबे समय तक, साल के 12 महीने काम चलता है। यहाँ पर देखिए कथन तो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी वाला, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 17वां प्रश्न है, कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? कृषि मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए गैर कृषि कार्य का मतलब है कि खेती बाड़ी के अलावा क्या ये लोग और भी काम करते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कृषि मजदूरों की ज़रूरतें खेती से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो मजबूरी में इन्हें अन्य काम भी करने पड़ते हैं। जैसे भट्टे पर ईंट पाटने के लिए जाते हैं, या फिर किसी मिल वगैरह में काम करने लगते हैं, या फिर निर्माण कार्यों में मजदूरी करने लगते हैं। तो ये लोग भी अन्य कार्य करते हैं। छोटे किसान जो हैं, छोटे किसानों की जरूरत भी छोटी सी ज़मीन से नहीं पूरी हो पाती हैं, तो ये लोग अन्य कार्य करते हैं, जैसे दूध बेचने का कार्य है, या फिर अन्य प्रकार के काम है, कहीं नौकरी कर लेते हैं पार्ट टाइम के लिए, तो ये भी करते हैं। बड़े किसान जो समृद्ध किसान हैं वो खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, साथ ही साथ अन्य बिजनेस भी स्थापित करवा लेते हैं। कोई फैक्ट्री डाल ली, कोई बड़ी दुकान डाल ली खाद बीज वगैरह की। तो कहीं ना कहीं तीनों प्रकार के जो लोग हैं ये गैर कृषि कार्य भी करते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, सभी ए, बी और सी। 18वां प्रश्न है, लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। कारण, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन या धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं लद्दाख भारत का शीत मरुस्थलीय प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में अवस्थित है। अगर आप मैप में देखो जम्मू कश्मीर के पूर्व में पड़ता है ये, और भारत का शीत मरुस्थल है। यहाँ पे वर्षा ना के बराबर होती है, वर्षा होती नहीं है। साल के लगभग 12 के 12 महीने जो है यहाँ पर भूमि जमी रहती है, भूमि जो एकदम ठंडी, भयंकर वाली ठंड यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर खेती बाड़ी संभव नहीं है। यहाँ पर ये लोग जो है मवेशी के माध्यम से ही अपना जीवन चलाते हैं। मवेशियों से मिलने वाला जो ऊन है, दूध है, उनका मांस है, उससे ही अपना जीवन यापन ये लोग करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपनी जीविका को चलाते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है, लेकिन यहाँ पर कारण गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। 19वां प्रश्न है, कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। कारण, भूस्वामी दूसरे गांव से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। देखिए यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है।
क्योंकि खेतिहर जो श्रमिक हैं, खेती में काम करने वाले श्रमिक हैं, तो खेती में मौसम के हिसाब से कुछ महीने काम होता है, बाद बाकी महीने खाली बैठना पड़ता है। तो खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो भूस्वामी है, देखिए हर व्यक्ति ये चाहता है वो कम से कम दाम में अपना काम करवा ले। जैसे आप लोग भी मार्केट में जाते होंगे, कहीं पर अगर महंगी सब्जी मिल रही है तो आप दूसरी जगह पता करते हैं, वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं, जहाँ सस्ती मिलती है वहाँ से आप ले आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वो यही चाहेगा कम पैसे में हमें मजदूर मिल जाए, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें। तो भूस्वामी भी एक प्रयास करते हैं कि भाई हम कहीं और से मजदूर लेकर आएँ जो सस्ते दाम पर हमारे यहाँ काम करें। तो यहाँ पर ये वाला सेकंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, हालांकि जो कारण है वो अभिकथन की सही पुष्टि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। तो आंसर है आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है, लता सुबह के 5 बजे चाय बेचती है। वह बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने या लाने जाती है। घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोंछा करती है और उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इन सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है देखभाल कार्य के जैसे, दोहरे बोझ के जैसे, गृह कार्य के लिए, या भुगतान के बदले कार्य के जैसे। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लता पे दोहरा बोझ है। दोहरा बोझ क्यों है? क्योंकि अपनी चाय की दुकान पर जो वो सर्विस दे रही है, अपनी चाय की दुकान चला रही है, उससे उसको आमदनी हो रही है, पैसा मिल रहा है। तो चाय बेचना जो है एक वैतनिक कार्य है। अब चूंकि वो महिला चाय भी बेच रही है और घर के कामकाज को भी संभाल रही है, तो घर में खाना पकाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, ये सब क्या अवैतनिक कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं लता पर जो दोहरा बोझ है, यानी कि अपना चाय की दुकान चला ही रही है, साथ में उसको घर का भी सारा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए 2011 के जो सेंसस है, जनगणना के आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे भारत की आबादी में 38 से लेकर 39% खेतिहर मजदूर हैं। तो यहाँ पर 60% नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। चूंकि गांव में आजीविका के सीमित साधन हैं, आजीविका कमाने के कुछ ही विकल्प हैं, तो ऐसे में इन्हें आजीविका बढ़ाने के लिए या अन्य काम करने के लिए इन्हें पलायन करना पड़ता है, इन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, इन्हें प्रवास भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये लोग गाँव में, जैसे गाँव का कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा किसान है, उसके यहाँ पर कम मजदूरी पर भी काम कर लेते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके यहाँ इन्हें नियमित काम मिल जाता है, जरूरत पड़ने पर वो कभी कभी इन्हें पैसा भी दे देता है। तो इस वजह से ये लोग क्या है, कम मजदूरी पर भी उसके यहाँ काम कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमारी समय समय मदद भी कर रहा है, हमें जब काम की जरूरत होती है काम भी दे देता है, तो उस वजह से उसके यहाँ ये कम मजदूरी पर काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका बी और सी सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल बी और सी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ काम दिया गया है, दूसरी तरफ रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए राजमिस्त्री जो है ये दिहाड़ी मजदूर की कैटेगरी में आता है। घरेलू कामगार जो है अनियमित मजदूर है, यानी जब तक घर में काम की जरूरत होगी तब तक इसको काम पर रखेंगे, फिर हटा देंगे, तो ये अनियमित मजदूर है। सब्जी विक्रेता, चूंकि ये अपनी खुद की दुकान या ठेला लगा रहा है, तो इसके पास एक स्वरोजगार है। दुकान में सुपरवाइजर है, ये व्यवसायी नहीं है। स्वयं का बिजनेस चलाने वाला, स्वयं का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति व्यवसायी होता है, जबकि कहीं पैसे पर काम करने वाला व्यक्ति कर्मचारी बोला जाता है, न कि व्यवसायी। तो ये क्या है, ये कर्मचारी है, न कि व्यवसायी। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी ए, बी और सी। 23वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण हैं शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति नहीं है।
बल्कि शहरी क्षेत्र में लोग इसलिए आते हैं ताकि उनके पास रोजगार के बहुत सारे विकल्प हों, रोजगार के अवसर हों, बेहतर जीवन दशा हो। तो शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति मानी जा सकती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे सही है। ग्रामीण जो कामगार बाजार इसमें विघटन हो रहा है, इसी वजह से ये लोग जो है शहर में उद्योग धंधों में काम करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है। गांव में खेती में भी बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, कभी कभी प्राकृतिक आपदा की मार इन्हें झेलनी पड़ती है, या फिर ब्याज वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूदखोर से परेशान हो जाते हैं। तो इन सब वजहों से इन्हें शहर को पलायन करना पड़ता है, शहरों में जो उद्योग धंधे हैं वहाँ पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प सही है। डी वाला गलत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये गलत है। यहाँ पे कुशल कार्यबल नहीं है, यहाँ पर बी और सी केवल सही है। तो सही आंसर है आपका डी वाला, बी और सी। 24वां प्रश्न है, यहाँ पर तर्क और अभिकथन दिया गया है। अभिकथन, भारत के गांव से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क, मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के कई गांव से हर साल आप लोग देखते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, कई 100 की संख्या में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और रीजन क्या है? रीजन है उनके ऊपर कर्ज चढ़ते जाना, यानी उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ते जाना और कर्ज तले दबकर वो आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने खेती करने के लिए कर्ज ले लिया, यानी उन्हें खेत में कोई फसल बोनी है, उसके लिए उन्हें बीज लाना है, खाद लानी है, पानी लगवाना है, उसके लिए उन्होंने किसी सूदखोर से कर्ज ले लिया। उन्होंने जो है पहला स्टेप कर दिया, भाई खेत तैयार करके उसमें फसल बो दी। अब जब फसल तैयार हुई तब तक कोई प्राकृतिक विपदा आ गई, मान लीजिए ओले पड़ गए, पानी बरस गया, फसल बेकार हो गई। तो उन्होंने जो कर्ज लिया था वो कर्ज कैसे चुका पाएंगे? तो मजबूरी में कहीं और से दूसरी जगह से बंदोबस्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है और एंड में ये कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और इनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, तो ये आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। तो यहाँ पर अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और तर्क जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर है आपका ए वाला। 25वां प्रश्न है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं होते हैं, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए इसलिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि कुछ नियोक्ता ऐसे होते हैं जो कि इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसे भी दे देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर काम पर भी रख लेते हैं। तो इसी वजह से कुछ भूमि मालिकों के यहाँ ये कम मजदूरी पर भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है कि वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, इसलिए कम मजदूरी पर भी काम कर लेते हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 26वां प्रश्न है, कृषि कार्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बुवाई करना, निराई करना, खेत तैयार करना, कटाई करना। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है, फिर वहाँ पे फसल की बुवाई होती है, फिर जब फसल हल्की बड़ी हो जाती है तो उसके बीच में जो घास या फिर कोई खरपतवार जमा है उसको हटाया जाता है, तो ये निराई की जाती है, और अंत में जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, तब कटाई की जाती है। तो यहाँ पहला चरण क्या है? खेत तैयार करना, फिर बुवाई करना, फिर निराई करना, कटाई करना, यानी कि 3, 1, 2, 4। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, 3, 1, 2, 4। 27वां प्रश्न है, मध्य भारत में लोग खेती के अतिरिक्त किन कार्यों से आजीविका कमाते हैं? महुआ बीनकर, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके, शहद, उपरोक्त सभी। देखिए, मध्य भारत के जो आदिवासी समुदाय हैं ये जंगल से मिलने वाले उत्पादों पर से भी आजीविका कमाते हैं, जैसे कि जंगलों से महुआ बीनकर, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके, शहद वगैरह इकट्ठा करके ये उसे स्थानीय बाजार में बेच आते हैं और उससे इन्हें कुछ ना कुछ आमदनी हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुदुपेट आंध्र प्रदेश का एक गांव, चकेसंग समुदाय, नागालैंड की एक जनजाति, कैटामरैन मछुआरों की छोटी नाव। आपको यहाँ बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, पुदुपेट जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता है, बल्कि तमिलनाडु का समुद्र तटीय एक गाँव है जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। चकेसंग समुदाय जो है नागालैंड का जिला है फेक जिला, उसके चिगामी गांव में निवास करता है, वहाँ पर इनकी बहुतायत है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। कैटामरैन जो है मछुआरों की छोटी नावों को कैटामरैन बोलते हैं। यहाँ पर आपका 2 और 3 युग्म सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। 29वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का स्रोत नहीं है? पास के गांव में दूध बेचना, पशुपालन, मछली पकड़ना, मॉल्स में सामान बेचना। देखिए, पास के गांव में दूध बेचना ये भी इनकी आजीविका का स्रोत है, पशुपालन स्रोत है, मछली पकड़ना स्रोत है। क्योंकि गांव में या फिर देहाती एरियाओं में मॉल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर अपना सामान बेचना ये इनकी आजीविका का स्रोत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही है, तो आंसर है आपका डी वाला। 30वां प्रश्न है, किसानों को निम्नलिखित में से किस कारण के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है? पर्यटन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक। देखिए, खेती करने के लिए इन्हें प्रत्यक्ष रूप से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बीज, उर्वरक या कीटनाशक के लिए आवश्यकता पड़ती है। ये प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि खेती पर ही निर्भर करते हैं, तो इन्हें कर्ज लेना ही लेना है। पर्यटन एक प्रमुख कारण नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 31वां प्रश्न है, फसल को पानी देना कहलाता है रोपाई, निराई, सिंचाई, कटाई। फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 32वां प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गांव में नर्स, शिक्षक, धोबी, नाई, बुनकर, साइकिल मरम्मत करने वाले और लोहार जैसे लोग केवल कृषि उत्पादन से जुड़े होते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, सेवाएं नहीं देते, सेवाएं प्रदान करके ग्रामीण आजीविका में योगदान देते हैं, केवल धातु आधारित कार्य करते हैं। ठीक है, गांव में मौजूद नर्स, शिक्षक, धोबी, नाई, बुनकर, साइकिल ठीक करने वाले या फिर लोहार जैसे लोग जो हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और ऐसे करके ग्रामीण आजीविका में योगदान करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति गांव में सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता है? शिक्षक, धोबी, नाई, किसान। ठीक है, शिक्षक, धोबी, नाई ये सभी जो हैं गांव में सेवा प्रदाता की स्थिति में आते हैं, जबकि किसान जो है ये फसल उत्पादक की श्रेणी में आता है, ना कि सेवा प्रदाता में। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 34वां प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बैंकों में काम करना, कार्यालयों में काम करना, खेतों में काम करना, दुकानों पर काम करना। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो गांव का मुख्य पेशा है वो खेतों में काम करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 35वां प्रश्न है, मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, मानसून ऋतु। तो मानसून सीजन में जो मछली पकड़ने का व्यवसाय बंद रहता है, क्योंकि मछलियों का ब्रीडिंग टाइम होता है, प्रजनन का समय होता है, उस समय ये रोजगार बंद रहता है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 36वां प्रश्न है, मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, मछलियाँ प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन आप लोग जानते हैं, इस समय मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 37वां प्रश्न है, भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाले कृषि क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? कलपट्टू कर्नाटक में समुद्र तट के किनारे बसा एक गांव है, यहाँ पर मुख्यतः धान की खेती होती है। तमिलनाडु के पुदुपेट के लोग मछली पकड़ने के लिए एक खास तरह की छोटी नाव कैटामरैन का प्रयोग करते हैं। नागालैंड के फेक जिले के चिजामी गांव में रहने वाले जो चकेसंग समुदाय के लोग हैं, ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। देखिए, बाद बाकी यहाँ पे बी, सी और डी विकल्प जो सही है, यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका गलत है। कलपट्टू जो है ये कर्नाटक में नहीं पड़ता है, बल्कि तमिलनाडु का एक समुद्र तटीय गाँव है। तो यहाँ पर आपका ए वाला आंसर है, तो आंसर है यहाँ पर ए। 38वां प्रश्न है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान कृषि कार्यों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लगभग 80% किसानों के खेत उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं। कृषि कार्यों से जुड़े व्यक्तियों के लिए मौसमी बेरोजगारी भी एक गंभीर समस्या है। खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। फसल खराब हो जाने पर छोटे किसान कर्ज के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो आपकी नवीन कृषि जनगणना है 2015-16 वाली, तो 2015-16 की जनगणना में जो आंकड़े हैं वो मैं आंकड़े यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें बताया गया कि जो छोटे किसान हैं, जिनके पास लगभग 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है,
उनका प्रतिशत 18% है और लगभग 68 या 67% के करीब जो हैं सीमांत किसान हैं। सीमांत का मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर तो थोड़ी कम जमीन है, वो सीमांत किसान बोले जाते हैं। तो छोटे और सीमांत किसानों को अगर मिला दें तो लगभग 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत अल्प जमीन है, बहुत कम जमीन के टुकड़े हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है कि भारत के लगभग 80% किसानों के खेत उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि खेती बाड़ी के कार्यों में मौसमी बेरोजगारी भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का जिक्र किया गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक एकड़ की भूमि है और 1 एकड़ का खेत जो है केवल एक व्यक्ति से जोत सकता है, एक व्यक्ति इसका सारा काम कर सकता है, लेकिन फिर भी वो घर के बाद बाकी कैंडिडेट को लगा लेता है, बीबी को लगा लिया, बच्चों को लगा दिया, वो सब लोग लगे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रोजगार तो केवल एक को ही मिल रहा है भाई। कमाई जो हो रही है वो एक व्यक्ति के लायक यहाँ पे कमाई का साधन है, तो एक व्यक्ति की कमाई होनी चाहिए। यहाँ पे 4 और लगा दिए तो बाद बाकी क्या है? बाद बाकी लोगों को रोजगार थोड़ी ना मिला, वो तो अपने आप व्यर्थ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या छिपी हुई बेरोजगारी है, यानी इन्हें कोई इसके लाभ नहीं मिल रहा है। जो उसके बीवी बच्चे काम कर उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, वो तो काम कर रहा है, उन्हें उसकी कोई आमदनी नहीं हुई। भाई एक छोटा भूमि का टुकड़ा है, उसे चाहे एक व्यक्ति कर ले चाहे 10 व्यक्ति करें, भाई यहाँ पे कमाई तो केवल एक व्यक्ति लायक ही होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा फसल खराब हो जाने पर छोटे किसान जो हैं कर्ज के चक्र में भी फंसे चले जाते हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला भी सही है। चूंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है तो आंसर है डी वाला, यानी इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, गलत नहीं है, तो आंसर है आपका डी वाला। 39वां प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि और पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का गौड़ स्रोत है। भारत में कुछ बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना इत्यादि। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। समुद्र तटीय इलाकों के गांव के लोग कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि और पशुपालन जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का ये गौड़ी स्रोत नहीं है, बल्कि मुख्य स्रोत है, मेन सोर्स है। कोई सेकंड विकल्प नहीं है ये, बल्कि प्राथमिक विकल्प है इनका। तो यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जो भारत में कुछ बड़े किसान हैं उन्होंने अपने अन्य काम धंधे भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि दुकान चलाना, ब्याज पे पैसा देना, कोई मिल स्थापित कर लेना, ये भी काम इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही यहाँ पर आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। समुद्र तटीय इलाकों के लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ ही साथ मत्स्य पालन भी करते हैं, मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 सही है, तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल 2, 3 और 4। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गांव में खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरे, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से कम 40% खेतिहर मजदूर हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। देश में मौजूद अधिकतर खेतिहर मजदूरों के पास अपनी खुद की ज़मीन है। देखिए, बाद बाकी यहाँ पर ए, बी, सी विकल्प सही हैं। जैसे हमारे गांव की बात करें, हम लोगों के गाँव में खेती बाड़ी के अलावा, खेती बाड़ी तो मुख्य कार्य है, खेती बाड़ी पशुपालन, इसके अलावा टोकरे, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना, ये भी काम भी किए जाते हैं। हमारे यहाँ हमने आपको बताया था कि 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं लगभग भारत में 38 से लेकर 39% खेतिहर मजदूर हैं। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। उस हिसाब से ये कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका डी वाला गलत है। देखिए, खेतिहर मजदूर वो इंसान है जिसके पास खुद का जमीन या खुद का भू संसाधन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके पास खुद की जमीन होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 41वां प्रश्न है, चखेसंग समुदाय भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तमिलनाडु, नागालैंड, असम, सिक्किम। देखिए, चखेसंग समुदाय का मुख्य निवास स्थल नागालैंड का फेक जिला है और इनकी कुछ आबादी मणिपुर में भी पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 42वां प्रश्न है, सीढ़ीनुमा कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह मरुस्थलीय क्षेत्रों पर की जाती है, यह मृदा अपरदन में सहायक है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है, यह जल न्यून फसलों में सहायक है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला गलत है, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं की जाती है, ये मृदा अपरदन में सहायक नहीं है, बल्कि मृदा अपरदन को रोकती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा।
सीढ़ीनुमा कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो खेत होते हैं, जैसे जो पहाड़ है तो पहाड़ में कुछ कुछ एरिया को सपाट करके सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, जिससे कि पानी इसमें रुका रहे, मृदा का अपरदन ना हो। तो यहाँ पर जो है जो जलगहन फसलें हैं, जैसे कि धान वगैरह उपजाना या अन्य जो जलगहन फसलें हैं, वो यहाँ पैदावार की जाती हैं। तो ये जलन्यून फसलों में सहायक नहीं है, बल्कि जलगहन फसलें भी यहाँ पे की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा, केवल सी वाला सही है। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 43वां प्रश्न है, फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेक जिला जो है नागालैंड में पड़ता है। तो सही आंसर है आपका ए वाला। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स तो रहेंगे ही, साथ में अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।